आज हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। नाउ मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन को उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्या है इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, सब अभी डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करेंगे। और अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है या फिर अप्रोच कैसे किया जाता है, वो सब चीज हम लोग डिटेल्स में आज यहाँ पे देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है वो पहले आप लोग ठीक से देख लेना, वो देख के ही इंटीग्रेशन देखना, तभी जाके ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये इंटीग्रेशन आया क्यों या फिर इंटीग्रेशन का क्या यूजेस है पहले वो जानते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू s इक्वल्स टू t स्क्वायर, ये दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका डिफरेंशिएशन 2t t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t। तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, हमने वेलोसिटी निकाल लिया। पर मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया कि v t स्क्वायर प्लस 1, मान लो ये दिया गया और हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस दिया था, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, हमने डिफरेंशिएशन यूज करके निकाल लिया। अब हमसे वेलोसिटी दिया गया है, हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालो, तो ये निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वेलोसिटी में आए यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब वेलोसिटी से रिटर्न जा रहा है डिस्प्लेसमेंट पे यूजिंग इंटीग्रेशन। दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन को हम लोग रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। मान लो हमें एक ग्राफ दिया गया, एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ दिया गया और हमसे पूछा गया कि एक्स एक्सिस में एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो हम लोग इजीली निकाल देंगे। ये ट्राइंगल है, अगर हमें ये पता है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। या फिर मान लो हमें ऐसा ग्राफ दिया गया एक्स वाई एक्सिस में और वाई एक्स, सॉरी इधर वाई होगा इधर एक्स होगा, और पूछा गया कि इसका एरिया अंडर कर्व निकालो। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला से हमें ये एरिया निकल जाएगा, और अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। सिमिलरली ये एरिया भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकल जाएगा। अब मान लो ऐसा ना देके हमें कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा दे दे, और अगर बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास तो डेफिनेट कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये कर्व है, ये कोई सा भी एक एग्जैक्ट शेप नहीं है। तो ये वाला कर्व को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे बेस है हमारा इंटीग्रेशन कि ऐसा कर्व आए तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड ऑल। तो अब देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अच्छा, अभी इस ग्राफ को मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। अगर इसका निकाल हमें बोला जाए कि यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहां तक एरिया निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे
स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा स्ट्रिप यहां से काट लेंगे। चलो ये ग्राफ में तो मैं बहुत इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बनाया, उसके हिसाब से बता दे। ये स्ट्रिप काट लेंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा सा लेंथ है, तो इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं dx। dx हम किसको मानते हैं? एकदम छोटा सा लेंथ जो होता है उसको dx मानते हैं। ये सब छोटा सा लेंथ है, ये जो dx वगैरह पकड़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए पहले डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अच्छे से देखिए, तो जाके समझ में आएगा कि dx का मतलब क्या है एंड ऑल। अब मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो y1 है, यानी कि ये y1 है। मान लो ये y1 है और ये dx है। तो ये जो स्ट्रिप है, क्या मैं बोल सकता हूं ये मान लो ये वाला स्ट्रिप है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? ये जो मैंने पतला सा एक स्ट्रिप काटा है उधर से, वो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? y1 dx लिख सकता हूं। अब ऐसा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप हर जगह पे काट रहा हूं। यहां पे काट दिया, यहां पे काट दिया, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप हर जगह काट रहा हूं। तो ये भी बहुत छोटा है, तो इसको भी मैं ले रहा हूं dx, और ये जो लेंथ है इसको चलो मान लिया मैं ले लिया y2, मान लो ये है y2। अब इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, मान लो ये स्ट्रिप 1 था, एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा y2 है तो y2 dx। थर्ड वाला स्ट्रिप काटूंगा तो y3 dx, y4 dx, y चेंज हो रहा है, छोटा छोटा स्ट्रिप है तो dx तो चेंज नहीं होगा। अब मान लो पूरा जो एरिया है वो उसको मैंने छोटा छोटा करके हर जगह पे छोटा स्ट्रिप काट लिया। तो ये पूरा जो एरिया है इस कर्व के अंदर, उन सब में मैंने ऐसे छोटा स्ट्रिप काट लिया और उन सब का एरिया ऐसे निकाल लिया। अब क्या एरिया ऑफ द एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो एरिया रिक्वायर्ड है उसको क्या मैं निकालने के लिए ये जो छोटा छोटा यहां से भी काटा, मान लो यहां से भी काटा, पूरा जगह पे काट दिया, छोटा छोटा स्ट्रिप मैंने पूरा जगह पे काट दिया। काट के अगर मैं सारा एरिया को ज्वाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या मुझे ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा? मेरे ख्याल से तो हाँ, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे एक भी जगह नहीं छोड़ा, हर जगह पे ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप काट दिया मैंने। काट के सारे को क्या किया मैंने? ज्वाइन कर दिया। तो जब मैं ज्वाइन करूंगा तो हर एरिया कैसे आएगा? जैसे कि एक स्ट्रिप का आया y1 dx, फिर आएगा y2 dx, फिर आएगा y3 dx एंड सो ऑन, जितना भी स्ट्रिप होगा सबको मैंने ऐड कर दिया। तो एडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिंबल यूज करते हैं शायद, समेशन। सबका सम निकालना मतलब समेशन, समेशन ऑफ yn dx। n क्यों लिया? क्योंकि यहां पे तो मैं 1 2 3 ले रहा हूं, कितना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनेगा वो तो फिक्स नहीं है, तो मैंने मान लिया n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना और n पकड़ लिया मैंने यहां पे y ऑफ n। तो y ऑफ n पकड़ लिया तो यहां पे क्या लिखूंगा? कहां से स्टार्ट हुआ? नंबर 1 से कहां तक? n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स तक। अगर एग्जैक्टली मुझे पता होता से कि 700 स्ट्रिप है, 700 स्ट्रिप ऐसे छोटा काटा, तो मैं यहाँ पे y 700 dx लिख देता और यहाँ पे लिखता n equals to 1 to n equals to 700। पर ये तो हमें तो नहीं पता है, तो हमने एक आर्बिट्रेरी ये ले ले n, मान लो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ऐसा करके इस कर्व का एरिया निकल जाएगा। पर इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर गौर से देखो हर कर्व में ऐसा है, तो मैं अगर ऐसा बना रहा हूं स्ट्रिप को, तो रेक्टेंगल मेरा सिर्फ इतना तक बन रहा है, ये वाला पार्ट रह जाता है, ऊपर वाला पार्ट देखो ना,
रेक्टेंगल मेरा इधर तक आ रहा है, ये वाला पार्ट रह जा रहा है, रेक्टेंगल यहां तक आ रहा है, ये वाला पार्ट रह जा रहा है। तो हर जगह में रेक्टेंगल के ऊपर वाला, क्योंकि कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन होता तो ये पूरा पूरा रेक्टेंगल बनता, पर ये तो कर्व है। अगर कर्व है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल बनने के बाद ऊपर में एक पार्ट रह जाएगा। तो हर किसी में देखना, हर स्ट्रिप में एक पार्ट रह जा रहा है। तो क्या मैंने जो ये समेशन से ये एरिया निकाला, क्या परफेक्ट है? नहीं, इसमें फ्लोज है। इसी फ्लो को ठीक करने के लिए समेशन की जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर लिया बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? इंग्लिश में इंटीग्रेट का मतलब होता है सबको एक साथ जोड़ना। तो इसीलिए समेशन को हमने रिप्लेस कर दिया बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का जो साइन है वो है ये, और y dx, क्योंकि y तो चेंज हो रहा है ना विद रेस्पेक्ट टू dx, y dx। अब कहां से कहां? अब मान लो ये पॉइंट को मान लेते हैं x0, और मान लो हमें बोला कि यहां तक का एरिया निकालो। मान लो ये x1 है, तो यहां पे लिखूंगा मैं x0 से लिखिए x1, या फिर मान लो ये x0 है और ये मान लो xn है। पूरा एरिया निकालने के लिए बोला तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? x0 से लेके xn तक। अब जब समेशन हट गया, समेशन में हम क्या करते थे? समेशन में हम करते थे कि जस्ट प्लस करना, लेकिन हमें देखा कि समेशन की प्रोसेस से ये वाला पार्ट छूट रहा है, तो इसलिए समेशन को हमने रिप्लेस कर दिया बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे तो ऑब्वियसली समेशन का जो रूल्स है वो नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन का कुछ दूसरा ही रूल है। तो जो सब रूल है या फिर इंटीग्रेशन का जो सब फॉर्मूलेस है उसको कैसे अप्लाई करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये बात क्लियर हो जाओ कि इंटीग्रेशन आया क्यों। इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन इसलिए आया कि हम लोग इंटीग्रेशन इसलिए आया टू कैलकुलेट एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आया था। डिफरेंशिएशन क्यों आया था? डिफरेंशिएशन इसलिए आया था टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो यहां पे आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन क्यों आया। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए x वर्सेस y ग्राफ में ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आया इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से हमने क्या किया था कि कोई एक ग्राफ है उसका स्लोप जो निकालना वो होता था डिफरेंशिएशन। तो ये तो आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा कि इंटीग्रेशन से हम लोग क्या इंटीग्रेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सब फॉर्मूला यूज करते हैं अभी हम लोग देखेंगे यहां पे। अभी इंटीग्रेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया क्यों आया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है कि इंटीग्रेशन का रूल्स क्या है वो एक एक करके मैं बताता हूं। बाद में मैं जितने फॉर्मूला से सब बोर्ड पे लिख दूंगा वो आप लोग कॉपी करना, और जो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, फिजिक्स का हो जाए मैथ्स का हो जाए, तो जो जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाना। तो फर्स्ट अगर हमें पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और याद रखना हमेशा एक कांस्टेंट होगा c। ये c हम कब यूज करते हैं? ये कांस्टेंट हम तब यूज करते हैं जब इनडेफिनिट इंटीग्रल हो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब करते हैं, इनडेफिनिट का मतलब क्या है? मतलब वो जो ग्राफ में मैंने बोला था कि x से लेके x0 से लेके xn तक वो है डेफिनेट इंटीग्रल। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां पे आप लोग लिमिट्स देते हैं। जब लिमिट्स दिया हुआ ना हो, सिर्फ हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोले, तब हमें ये प्लस से हर जगह पे लिखना पड़ेगा। ये इनको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। और जहां पे लिमिट दिया हुआ रहेगा, रेंज दिया हुआ रहेगा कि मान लो टाइम 3 सेकंड से लेकर टाइम 8 सेकंड तक का बीच का इंटीग्रेशन करना है, वो बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना नहीं पड़ता और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सी लगाना पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर तुमने इंटीग्रेट कर दिया सारे फॉर्मूला से आंसर में सही लगा दिया लेकिन प्लस सी नहीं लिखा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना। अब और एक चीज है इसमें, हियर n कैनॉट बी इक्वल्स टू 1। क्यों? अगर n 1 हो गया तो सॉरी -1, n कैनॉट बी इक्वल्स टू -1। अगर n -1 हो गया तो यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इसलिए अनडिफाइंड ना बने, इसलिए n कैनॉट बी इक्वल्स टू -1। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। मान लो हमें पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x निकालना है, तो x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? x 1 + 1 by 1 + 1 plus c, तो ये आ जाएगा x² by 2 plus c। समझ में आ गया? ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर हमें बोला जाए कि ऐसा कुछ करो x, अच्छा रूट x dx, तो रूट x का मतलब क्या है? पावर 1/2, तो ये आ जाएगा x ½ + 1 by ½ + 1 plus c। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर सकते हो, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको सॉल्व अगर कर भी लिया तो क्या होगा? x 3/2 by 3/2 plus c, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2x 3/2 by 3 plus c। तो ये सॉल्व का नहीं, जस्ट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसा करना है। अब मान लो कुछ ऐसा दे दिया 1/√x dx। अब 1/√x dx दे दिया तो क्या करोगे? ये मेरे ख्याल से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2, क्योंकि रूट का पावर तो 1/2, इसको ऊपर ले आया तो -1/2 dx, तो ये होगा x -1/2 + 1 by -1/2 + 1 plus c। तो ऐसा इसका तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट, इस फॉर्मूला को अप्लाई इस तरीके से करते हैं। अब मान लो हर जगह पे प्लस सी देना, प्लस सी उधर दो दिया है प्लस सी। ओके, अब मान लो हमें कि ऐसा कुछ आ गया, कहां पे तो इसको रब कर देता हूं। ये सब तो नोट कर लिए होगा आप लोगों ने। अब मान लो दे दिया गया कि हमें 1/x निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब 1/x को हम लोग क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1 dx। अब अगर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला n कैनॉट बी इक्वल टू -1। तो ये जो फॉर्मूला है कि 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e mod of x plus c। अब mod of x क्यों? क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का होता है, तो इसलिए mod कि अगर नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव, क्योंकि log का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव टर्म्स के लिए निकलता है, नेगेटिव टर्म्स के लिए log का वैल्यू नहीं निकलता है। तो इसलिए 1/x ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका x टू द पावर -1 हो रहा है, तो -1 यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1/x के लिए फॉर्मूला है log बेस e mod of x plus c। ओके, अभी आगे देखते हैं कि ये तो था बात अभी तक जो मैंने इसके पहले सॉल्व किया, वो था इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। अब देखते हैं अबाउट डेफिनिट इंटीग्रल्स। अगर हमें वैल्यू दिया जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो पहला वाला क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग। x दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 0 नहीं, चलो 3 ले लेते हैं, नंबर ही ले लेते हैं 2 और 3। ये है डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे क्या नहीं लगेगा? c नहीं लगेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं? चलो देखते हैं। x का इंटीग्रेशन कितना आया था? x 1 + 1 by 1 + 1। चलो करके देता हूं। इसको ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट दोगे, 3 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। समझो बात को। x का हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया
और डेफिनेट है तो इसका वैल्यू है, तो वैल्यू एक चला जाएगा ऊपर वाला चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला आ जाएगा नीचे। इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ऊपर 3 नीचे 2। अब देखो ये 3 और 2 का क्या करना पड़ता है, पहले इस 3 को x की जगह पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस साइन देना, फिर 2 को x की जगह पे पुट कर दो, 2 स्क्वायर बाय 2। तो चलो आंसर तो इसके बाद निकाल ही लोगे, ये कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 4/2, 2 आ जाएगा। चलो सॉल्व तो कर ही लोगे, मैं जस्ट तुम लोगों को प्रोसेस सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है। चलो निकाल के दे देता हूं 5/2। ओके, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो, चलो इसी टाइप का और एक कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है और मान लो यहाँ पे 0 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो चलो अभी इंटीग्रेशन में पार्ट बाय पार्ट नहीं दिखा रहा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 3/3 और इधर जाएगा 3 और 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3³/3 माइनस 0/3, 0³ तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा, इट विल इक्विवेलेंट टू 0, 0/everything 0, यहाँ से 3 और ये स्क्वायर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। तो आई थिंक अभी इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलो और एक चीज करके देखते हैं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रल का ही देता हूं कि मान लो ऐसा दिया हुआ है 5 और 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 1/x dx, तो 1/x dx क्या आ जाएगा, log ऑफ e mod ऑफ x 5 और 2, तो ये आ जाएगा log e 5 माइनस log e 2, और लोगरिथम में अगर माइनस होता है दो टर्म्स तो क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a/b। ये याद रखना, ये लॉग का फॉर्मूला है कि अगर माइनस हो तो वो दोनों डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ e 5/2, ये होगा हमारा आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल का तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने देखा है दो फॉर्मूले, एक ये और एक ये। अब जाते हैं तीसरा वाले पे, क्योंकि ये तीन जो फॉर्मूला है ये तीन ही ज्यादातर यूज होते हैं, बाकी सब जो है जैसे कि हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहुंचेंगे कि sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, वो सब तो चलो तुम लोग सीख लोगे। ज्यादातर इंप्लीकेशन इन सब चीजों का होता है। जैसे और एक है वो भी दिखाता हूं, वो है अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, तो ये याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ ex dx का फॉर्मूला है e⁻x प्लस c। डिफरेंशिएशन में क्या था e ऑफ x का, वो भी e ऑफ x ही था। अब इसमें भी क्या है, e ऑफ x ही है। अभी एक छोटा सा ये है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बोल सकते, फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0/dx लिख सकता हूं ना, कि x टू द पावर 0 क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 0 + 1 बाय 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा x बाय 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा घूम के क्या आ जाता है x, तो ये याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या था याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अब चलो अच्छा मान लो ऐसा क्वेश्चन है 3x³ dx, 3x³ dx, ऐसा टाइप ऑफ सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के बचा क्या x³ dx, तो ये क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 3 + 1 बाय 3 + 1,
प्लस सी, तो ये आ जाएगा 3x⁴/4 प्लस सी। ये है आंसर। अगर ऐसे दो कांस्टेंट टर्म के साथ ऐसा आ जाए तो ये आ जाएगा 3, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के जो टर्म है x में जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो। मान लो ऐसा आ गया 3dx, इसको कैसे करोगे, 3 को बाहर ले जाओ dx, और dx का इंटीग्रेशन हमने कितना निकाला था x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस c। तो आई थिंक ज्यादातर टर्म्स मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब एक चीज दिखाता हूं जिससे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों बोला जाता है। एक फॉर्मूला से भी तुम लोगों को समझाता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है, sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। अब एक चीज याद करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, मेरे हिसाब से cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x। अगर तुमने डिफरेंशिएशन पर रखा है और डिफरेंशिएशन का सारा वैल्यू सब तुम्हें याद है तो याद होगा कि cos x का था माइनस sin x, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस sin x, देखो यहाँ आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या था प्लस sin x, तो ये देखो प्लस sin x। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे मैं तुम लोगों को जो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है यहाँ पे डिफरेंशिएशन दूंगा, उसके सामने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दूंगा, तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है आपस में कोरिलेटेड है। तो अभी फॉर्मूलास लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने पहला 7 जो फॉर्मूलास है ये लिख दिया है, ये सब तुम लोग कॉपी कर लेना। एक चीज अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो देखो यहाँ x से 1 आया, यहाँ पे 1 से x आया। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इज 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज अगेन log e of x। तो सब में देखो जैसे sin x का cos x का sin x, सब में रिवर्स हो रहा है। तो ये चीज देखिए, ये सब नोट करो। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट और लगभग 7-8 नंबर का फॉर्मूले से वो सब मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। चलो अभी आपने तो सारे फॉर्मूलास देख लिए होंगे, तो वो फॉर्मूलास लिखना स्टार्ट कर दो अभी से ही, क्योंकि वो सब फॉर्मूला तुम्हारा बेस बनेगा, फिजिक्स का हो जाए या मैथ्स में भी तुम्हें इंटीग्रेशन में काफी सारा एक्सरसाइज मिलेगा। लगभग क्लास 12 में तुम्हें इंटीग्रेशन से लगभग 15 से 20 एक्सरसाइज मिलेंगे। तो इंटीग्रेशन बहुत फास्ट है। यहाँ पे जो मैं अलजेब्रा बताऊंगा, चलो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो ठीक है बोल दूंगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट में जब जाऊंगा तो इंटीग्रेशन इतना वास्ट है कि उसको खत्म करना एक क्लास में खत्म कभी नहीं कर पाऊंगा, वो इम्पॉसिबल है। बट तुम्हारे 11 में या फिर जो एनडब्ल्यूटी वाले या फिर जेडब्ल्यू मेंस वाले भी जितना फॉर्मूलास है वो उतना जितना मैं दूंगा अभी उतना काफी होगा। और बाकी तो इंटीग्रेशन तो जैसे हमारा क्लास चलता जाएगा, ईयर चलता जाएगा, एक एक करके और डिफरेंट लॉज सीखते जाओगे। तो अभी देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। पहले देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नाउ एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस बहुत इजी है। मान लो y = x² + 1/x, हमें बोला कि इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y dx = ये पूरा का इंटीग्रेशन x² + 1/x dx। अब ऐसा जब एडिशन हो रहा तो क्या करना, ईच एंड एवरी टर्म्स को सेपरेट कर लेना। जैसे कि ऐसा x² dx, बीच में प्लस प्लस 1/x dx। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x⁴/3 x² का क्या आ रहा है xn+1/n+1 प्लस इसका क्या आ जाएगा log e⁴x प्लस। अब देखो इसमें एक c निकलेगा और इसमें एक c निकलेगा, कांस्टेंट और कांस्टेंट ऐड होके क्या हो जाएगा
वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए दो सी मत लिख देना कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, क्योंकि दो कांस्टेंट ऐड होके जो टर्म आएगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो एडिशन हम लोग ऐसे करते हैं। चलो और एक ले लेते हैं, जैसे कि x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1/x, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करना है dy बाई, चलो y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1/x dx। अब क्या करो, सबको सेपरेट कर लो, x स्क्वायर dx माइनस cos x dx प्लस 1/x dx। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या है, वो जो मैंने पहले फॉर्मूला में दिया था उसमें देख लेना। cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x प्लस 1/x का क्या है log e mod of x प्लस c। तो अभी शायद तुम लोगों को ये सब कैसे करते हैं ये सब समझ में आ गया। तो और एक कर लेते हैं, ये एक्चुअली सब्ट्रैक्शन और एडिशन का नहीं है, ये मैंने सोचा कि तुम लोगों को तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उतना कुछ नहीं करवाया, तो एक यहाँ पे करा देता हूँ, sec स्क्वायर x dx। और मान लो ये डेफिनेट है, यहाँ पे दिया गया 0 π/6। तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर फॉर्मूला में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है 10x π/6 और 0। तो यहाँ आ जाएगा 10 π/6 माइनस 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और π/6 मतलब 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1/√3। ये एक्चुअली रिलेटेड नहीं था एडिशन सब्ट्रैक्शन से, जस्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सब नहीं दिखाया था, तो इसलिए एक उधर से भी दिखा दिया। और एक लास्ट देख लेते हैं, चलो y इक्वल्स टू मान लो e टू द पावर x प्लस sin x और एक कुछ क्वांटिटी लेते हैं प्लस √x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा e टू द पावर x प्लस sin x प्लस √x dx। तो इसको अगर सेपरेट आउट कर लिया तो e of x dx प्लस sin x dx प्लस √x dx। अब e टू द पावर x क्या आएगा, e टू द पावर x sin x क्या आएगा माइनस cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x प्लस ये x √x मतलब पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा x 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, इसको तो बाद में सॉल्व कर देना प्लस c। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो उतना मुश्किल नहीं है, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टर्म को अलग लेके उसको डिफरेंशिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे हमें दो टर्म दिया हुआ है, इंटीग्रेट x ऑफ sin x। तो मैं क्वेश्चन को तो साइड पे लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिखाऊंगा, इसको करूंगा यहाँ पे x ऑफ sin x dx। तो यहाँ पे देखो दो टर्म हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसा सेम लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं उस लॉ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे कि वहां पे डिफरेंशिएशन में हम लोग दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या लेते थे u और v। तो यहाँ पे भी u और v लेते हैं। मान लो ये u है, x u है और sin x v है। u v लेने से इसका इंटीग्रेशन हम लोग जो करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू, इसको अब ध्यान से देखना, u को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v dx, u को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v dx माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू dx, पहले u का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब देखो क्या क्या मैंने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u v dx को इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो बोलते हैं हम लोग, उसको कैसे करते हैं, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx मींस u का डेरिवेशन इंटीग्रेशन ऑफ v dx पूरा का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन ऑफ v का पूरा का इंटीग्रेशन। अब देखो इसको करते कैसे, यही इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड या फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट मेथड, जो भी है। अब देखो ये मैं इस पे अप्लाई करता हूं, यहां दिक्कत एक चीज आएगा कि एक को u पकड़ना है और एक को v पकड़ना है, तो u किसको पकड़े, यहाँ पे दो टर्म्स है ना, x और sin x। ऐसा नहीं है कि x सामने है तो हम लोग x को ही पकड़ लेंगे, इस केस में यही होगा, x को ही पकड़ेंगे। लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि किसको u लेना है किसको v लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है जिसको अरेंज करना पड़ता है, तो इसलिए u का जो सिलेक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सिलेक्शन करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं आइलेट मेथड। नाउ ये आइलेट मेथड क्या है, पहले I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, tan इनवर्स, ये तुम्हें मैथ्स में मिलेगा, साइन इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स। L होता है लॉग का जितना भी है, जो लॉगरिथमिक टर्म्स है, जितने भी लॉग है उसको हम लोग बोलते हैं L। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक या फिर अलजेब्रा बोल दो। अलजेब्रा मतलब कि कोई भी टर्म्स जैसे कि 1 2 3 या फिर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट जैसे कि x y ये सब आता है अलजेब्रा में। टी में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जो बोला था e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, कुछ भी आ जाए एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंस लिख देता हूं। तो ये है आइलेट मेथड, इसमें जो पहले आएगा उसको हम लोग u पकड़ेंगे, जैसे कि x है अलजेब्रा और sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो x अलजेब्रा पहले आ रहा है आइलेट में, तो x को हम लोग पकड़ेंगे u और sin x को पकड़ेंगे हम लोग v। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx इज इक्वल्स टू, अब हमने x को पकड़ लिया u, तो u की जगह पे आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्योंकि v तो sin x है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, u क्या लिया यहां पे हमने x, तो ये हो जाएगा dx by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी sin x dx, और ये पूरा का इंटीग्रेशन। अब देखो x तो यहां पे x आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है dx by dx 1, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x और dx। अब देखो ये माइनस तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस x cos x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx? cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c। तो ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। शायद एक न्यूमेरिकल से तुम्हारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो, लेकिन इसी वीडियो को एक दो बार देखना तो
तो समझ में आ जाएगा कि ये उतना टफ नहीं है, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। तो इसी प्रोसेस में और एक न्यूमेरिकल कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। सेम प्रोसेस में लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है x e of x dx। अब यहां पे देखो ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। कौन सा पहले आ रहा है? अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो x को हम लोग u लेंगे, तो क्या होगा x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, मतलब dx by dx इंटीग्रेशन ऑफ e of x dx पूरा का इंटीग्रेशन। अब देखो x ex ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 हो जाएगा, और ex का क्या है ex dx। तो शायद हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे x ex माइनस e of x dx चला जाएगा प्लस c। तो पार्ट बाय पार्ट करो तो ये बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, इसी टाइप पे हम लोग एक फॉर्मूला जो है, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन में मैंने पहले दिया हुआ है, उसको भी डिराइव करके दिखा सकता हूं। जैसे मान लो log e of x, log e of x क्या आएगा? अब log e of x मान लो सामने कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1 into log e of x, 1 into log e of x। तो इनमें से u किसको लेंगे हम लोग? अलजेब्रा से पहले log आता है, तो log को हम लोग लेंगे u, तो ये आ जाएगा log e of x, ये आ गया हमारा u इंटीग्रेशन ऑफ v, v मतलब 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, d of log e of x by dx और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या है हमारा 1 dx पूरा का इंटीग्रेशन। तो यहां पे देखो log e of x इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x माइनस log x का डिफरेंशिएशन, यस log x का डिफरेंशिएशन क्या था? log x का डिफरेंशिएशन था 1 by x, 1 by x into 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx, x x कट जाएगा तो यहां पे आएगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है x। तो आई थिंक अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है, ये फॉर्मूला ही हमने ड्राइव कर दिया इसी फॉर्मूले से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ही अगर एक ही टर्म में दो टर्म हो जाए तो उसको कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे शायद सी लिखना भूल गया था। तो अब देखते हैं जैसे कि sin 2x, sin 2x को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी अगर ऐसा दिया गया कि sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है? देखो, तुम्हें sin x का इंटीग्रेशन पता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x। तो यहाँ पे x जो है वो 2x है, तो पहले वो लिख दो cos 2x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन जो है वो cos 2x है। अभी बाय ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन करो। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? मेरे यहां से 2 होता है, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और 2 को डिनोमिनेटर में लिख दो, बस खत्म स्टोरी। जैसे कि और एक करता हूं e4x, e4x का इंटीग्रेशन dx, e4x का इंटीग्रेशन नहीं पता मैं, लेकिन हमें e of x का इंटीग्रेशन पता है। e of x का इंटीग्रेशन होता है e of x बाय 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4, खत्म। सिमिलरली चलो और एक कर लेते हैं, मान लो cos x square plus 1, cos x square plus 1, cos x का डिफरेंशिएशन है sin x, तो हम लोग लिख देंगे sin x square plus 1, और x square plus 1 का
डेरिवेशन क्या है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस c, यानी sin x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x प्लस c। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो और एक क्लास कर लेता हूं, sin x स्क्वायर प्लस e ऑफ x dx। ये आ जाएगा, sin का हो जाता है cos माइनस cos x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस c। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन में मैंने दिखा दिया। अब बचता है एक लास्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अभी एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में ये लास्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, मैं जितने भी मेथड्स दिखा रहा हूँ लगभग ज्यादातर यूज हो जाएंगे तुम्हारे बोर्ड लेवल में, पर ये सब जो मेथड है ये तुम अगर एनडब्ल्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेडब्ल्यू मेन से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 11 से तुम्हें ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये क्लास 12 में तुम्हें मैथ्स में पूरा इंटीग्रेशन पार्ट ही मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्लास 11 में जो तुम्हें बेसिक जो भी चीज चाहिए मैं सब यहाँ पे करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। और लगभग एनडब्ल्यूटी और जेडब्ल्यू के लिए जितना भी चीजें चाहिए सॉल्व करने फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स में, वो मैं यहाँ पे करा देगा। तो एक बचता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि मानो हमें दिया गया कि x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन निकालो। अब डिफरेंशिएशन में तो u बाय v मेथड था, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई u बाय v मेथड नहीं है। तो यहाँ पे वन टाइप ऑफ मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आराम से देखो, है बहुत इजी लेकिन बहुत आराम से देखना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 बाय x स्क्वायर है, मैं बोल रहा हूं लेट t इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर, t इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर। ये 1 प्लस x स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, t। अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dt बाय dx, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। आई थिंक इतना तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब dx को मैं उस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो कुछ ऐसा आएगा कि dt इक्वल्स टू 2x dx। अब मैं ये x dx उस तरफ रख रहा हूं, 2 को इस तरफ भेज रहा हूं, तो कुछ ऐसा आएगा dt by 2 इक्वल्स टू x dx। इतना तो समझ में आ गया होगा कि dt by 2 इक्वल्स टू x dx। अब ये जो dt by 2 है, x dx जो मैंने लाया dt by 2, इसको हम लोग अभी पुट कर देंगे इसमें। तो ये x dx है, x dx के जगह पे क्या आ जाएगा, x dx के जगह पे मैं पुट कर दूंगा 2 dt, सॉरी उल्टा लिख दिया, dt by 2 होगा ना, 2 नीचे जाएगा, dt by 2, तो dt by 2। ये समझ में आ गया ना कि ये जो ऊपर में जो x dx था, मैंने इसको इधर सॉल्व करके x dx को dt by 2 ले आया, तो यहाँ पे लिख दिया dt by 2। अब 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर को मैंने क्या एज्यूम किया था, t, तो ये आ गया ना dt by 2t। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 by 2 को मैंने कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचता है 1 by t dt। तो 1 by t dt का इंटीग्रेशन क्या है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा था log e mod of t प्लस c। खत्म होने के बाद t को क्या लिया था वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 by 2 log e, t की जगह पे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। खत्म। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। पहले नीचे वाले को t एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट किया, x dx निकाला, फिर x dx का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और पुट करने के बाद जो ये x dx था ये बन गया dt by 2, और ये 1 प्लस x स्क्वायर को t पकड़ा था इसलिए t लिख दिया, 1 by 2 को अलग निकाला, 1 by t का जो इंटीग्रेशन है वो है log e of t, तो log e of t फिर t का जो वैल्यू हमने लिया था वो पुट कर दिया यहाँ पे, तो आ गया 1 by 2 e of 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। इसी सेम टाइप का और एक न्यूमेरिकल्स में करा दे रहा हूं, और ये आज का लास्ट सम होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस
cos x dx। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट t इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। तो पूरा डिनोमिनेटर है उसको मैं पकड़ रहा हूं t, तो dt बाई dx क्या आएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, सॉरी डिराइवेशन हो जाएगा माइनस cos x। यहाँ पे तो डिराइव कर रहा हूं ना मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन t का क्या आ जाएगा, dt बाई dx, sin x का आ जाएगा माइनस cos x और cos x का आ जाएगा sin x। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे तो हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, sin x माइनस cos x dx, तो इसको मैं sin x माइनस cos x लिख सकता हूं, क्योंकि sin x के सामने तो प्लस है और इसके सामने माइनस है, इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब dx को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, sin x माइनस cos x dx। तो dt इक्वल्स टू sin x माइनस cos x dx आ गया। अब इस चीज को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, देखो पूरा ऊपर का ये sin x माइनस cos x dx क्या आया मेरे पास, dt बाय sin x प्लस cos x को मैंने क्या पकड़ा था स्टार्टिंग में, एज्यूम किया था t, तो 1 बाय t dt का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है log e mod of t प्लस c। अब log e t को क्या पकड़ा था, sin x प्लस cos x प्लस c, एज सिंपल एज दैट। तो अभी इंटीग्रेशन का जो जो डिफरेंट टाइप्स है या फिर अलजेब्रा है वो सब मैंने तुम लोगों को बता दिया। आगे जो पार्ट आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसमें हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा है और इंटीग्रेशन जो सीखा है उसका जो एप्लीकेशन है, वो ग्राफ स्टडी करने के लिए या फिर जो फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह है, ये सब इसका जो एप्लीकेशन है वो सब देखेंगे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।